हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडी की 11 डे सीरीज को और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, डेलीगेशन इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। दिस इज ट्रू। तो डेलीगेशन में बेसिकली क्या होता है, जो डेलीगेशन का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अथॉरिटी एंड देन अथॉरिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी, ये तीन चीजें आ जाती है जो कि स्टेटमेंट में बताई गई हैं, जो कि बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी द मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो सपोज किसी सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी देगा। अब मान लो सपोज उस बंदे ने, उस सबऑर्डिनेट ने काम पूरा नहीं किया या पूरा कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो मैनेजर विल बी अकाउंटेबल एट द एंड। तो मैनेजर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो तेरे को काम दिया था, तूने काम पूरा नहीं क्यों किया। ठीक है ना, काम किसने पूरा कराना है, काम तो एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर ने पूरा करवाना है उससे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन रिटेलर बाइजन हैज ग्रोन to be the biggest provider worldwide in the field of e-commerce. Its revenue are growing steadily year after year. It owes its success to the rapid rate of digitization and its organizational structure. Bison Managing Director Mohit makes strategic decisions and has control over the entire organization. In Bison, jobs of similar nature are grouped together. So Bison में similar nature की जो jobs है उनको ग्रुप किया जाता है इनटू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दीज डिपार्टमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स रिपोर्ट टू मोहित, हु इज द कोऑर्डिनेटिंग हेड। दिस इंश्योर्स एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मिनिमाइजेस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो ये देखो, ये हमारे पास जो है ना, उन्होंने पूछा कि कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या किया इन्होंने, पहले तो जैसे मान लो ये जो डिपार्टमेंट्स थे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, परचेज डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए एक प्रोडक्ट लाइन कंपनी में। ओके, और उसके बाद इसके भी फर्दर जो है वो सेक्शंस बना दिए। और एक चीज कहेगी कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो, जिसका काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, वो एचआर का काम देखते रहेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम देखेंगे, परचेज वाले परचेज का देखेंगे, किसी ने किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन एनी 4 बेसिस। तो बेसिकली 4 बेसिस पे है, हमने यहाँ पे 5 किए हुए हैं। लेट्स सी डेलीगेशन में क्या होता है। पहले तो देखते हैं पार्टीज इन्वॉल्व। तो डेलीगेशन में बेसिकली 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है सुपीरियर और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। तो बेसिकली क्या होता है, जो सुपीरियर होता है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को काम दे देता है कि भाई तूने ये काम कंप्लीट करना है। लेट्स से अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में मान लो सपोज कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मान लो सपोज लैंग्वेजेस का है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। ओके, और ऑब्वियसली बात है लैंग्वेज टीचर्स भी होंगे। तो मान लो सपोज एचओडी लैंग्वेजेस ने इंग्लिश टीचर को एक काम दे दिया कि आपने ये काम जो है सिलेबस का काम दे दिया कि आपने ये सिलेबस का काम जो है वो कंप्लीट करना है। सो दिस इज व्हाट डेलीगेशन इज। 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो सुपीरियर है और दूसरा कौन सा है, सबऑर्डिनेट है। तो मैनेजरियल हायरार्की जो है वो क्रिएट कर दी। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या है, employees working at different levels are involved, which means almost all employees in the organization are involved. अब इसमें देखो क्या था, इसमें HOD लैंग्वेजेस जो कि सुपीरियर थे
उन्होंने इंग्लिश के एक सब्जेक्ट टीचर को कह दिया कि आपने सिलेबस बनाना है, तो ये तो डेलीगेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर मैं स्कूल सिस्टम से ही समझाऊंगा आपको, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, हर लेवल पे जो एम्प्लॉयज है, मान लो सपोज अब कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, साइंस का अलग से कर दिया, लैंग्वेज का अलग से कर दिया, उसके बाद फिजिकल का अलग से कर दिया, म्यूजिक एंड आर्ट का अलग से कर दिया, तो हर चीज को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। कंपनीज में भी यही चीज होती है, कंपनीज में अलग अलग फंक्शंस को क्या कर देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। जैसे सेल्स का अलग हुआ, परचेज का अलग हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग हुआ, देन ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो अलग से कर दिया। मतलब हर एक एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व होगा, वो अलग अलग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाएगा। और जो मेजर हेड बनाएंगे मैनेजर्स, वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, उनको गाइड करते रहेंगे। स्कोप, इसका स्कोप नैरो है, आप खुद ही देख लो, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट, तो नैरो स्कोप है, जितना का काम कहा हुआ है उतना काम जो है इसने करना है। वेयर एज इसका स्कोप जो है वो वाइड है, बिकॉज देखो डिसेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, वो पावर्स दे देती है, वो कहती है कि आप काम करो, हम और जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो देख लेंगे, हम आगे मान लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के काम है वो देखेंगे, आपको जो काम मिला, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर है, तो उस मैनेजर को अथॉरिटी दे दी कि हाँ तूने सेल्स के बारे में देखना है, तेरे से बाद में हम रिपोर्टिंग लेंगे। दैट मीन्स उसको पूरी की पूरी पावर जो है मिल गई। पर्पस, हाँ एक चीज ध्यान में रखो, पावर मिलने का मतलब ये नहीं है कि पावर का मिसयूज करना है, पावर मिलने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पर्पस ये क्या है, ये एचओडी लैंग्वेजेस के पास बहुत सारे काम है, बिकॉज एचओडी लैंग्वेजेस में एक काम थोड़ा ना देखना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़ा ना देखना है, इंग्लिश भी देखनी है, हिंदी भी देखनी है। अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे पंजाब में पंजाबी चल रही है, महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, तो उन्होंने तो हर लैंग्वेजेस का देखना है। तो एट द एंड ऑफ द डे इनका बर्डन कम करने के लिए क्या किया जाता है, डेलीगेशन किया जाता है। वेयरएज अगर इसकी बात करें, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने डिसेंट्रलाइज करनी है पावर्स को। नेचर क्या है, इट इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी है, बिकॉज देखो एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे के सारे काम जो है करता रहे। वेयरएज इसके केस में इट इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की मर्जी होती है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना। देन ग्रांट ऑफ अथॉरिटी की बात करें, नाउ इट इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। अगर मान लो सपोज अथॉरिटी मतलब कोई काम करने की पावर देनी, तो वो इमीडिएट सुपीरियर जो है वो दे देता है। ओके, मान लो इमीडिएट सुपीरियर ने कह दिया कि आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी चाहो सिलेबस बना लो, वो करेक्ट होना चाहिए, आई विल चेक, तो अथॉरिटी दे दी अपने हिसाब से बनाने की। वेयरएज इसमें जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल देता है। टॉप लेवल ने एचओडी कॉमर्स बनाया होगा, टॉप लेवल ने एचओडी साइंस बनाया होगा, टॉप लेवल ने एचओडी फिजिकल एजुकेशन बनाया होगा, टॉप लेवल ने म्यूजिक एंड आर्ट वाले बनाए होंगे, कोई ना कोई हेड। टॉप लेवल नहीं सेल्स, अगर हम कंपनी के हिसाब से करें, सेल्स वाले बनाए होंगे, परचेज वाले बनाए होंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट और इसमें क्या है, इमीडिएट सुपीरियर। तो एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़ा है, ब्रॉड है, और ये क्या है, नैरो है। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason and choose the correct alternative. Now decentralization is an optional policy decision, ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये आप देख सकते हो, it is an optional policy. It is done at the discretion of top management. अगर टॉप मैनेजमेंट चाहती है तभी होगा, अगर टॉप मैनेजमेंट नहीं चाहती देन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या बन गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में ये सारा कुछ जो है पढ़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, सुशांत was an able project manager at Kiro Limited. Sushant's head Naveen handed over new project to Sushant. Fine. Sushant already had enough work in hand, so Sushant decided to divide the work assigned to him among 3 of his subordinates. He himself kept that part of work which he himself could perform effectively and got his subordinates to help him with what remained. The project got completed well in time because of this. The concept of management used by Sushant to complete the project was delegation. इसका आंसर क्या है, डेलीगेशन। मतलब उसने अपना काम बांट दिया ना अपने 3 सबऑर्डिनेट को, अब वही सबऑर्डिनेट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आ गया, इमीडिएट जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या दे दिया, काम दे दिया। तो ये डेलीगेशन में हमने अभी अभी पढ़ा है। जो
सिक्स क्वेश्चन देखते हैं. सुनीता ओपन हर ट्रैवल एजेंसी नेम्ड सुनीता ट्रेवल्स इन जुलाई 2023. She created separate departments for reservation, okay, hotel booking, online queries and payment handling. Which organized structure is used by Sunita? ये भी वही फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ गया. ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बन रहा है बिकॉज देखो काम क्या है, ट्रैवल एजेंसी का काम है, सिंगल काम है. तो ट्रैवल एजेंसी के काम में रिजर्वेशन अलग कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, होटल बुकिंग अलग कर दिया, ऑनलाइन क्वेरी अलग कर दिया, पेमेंट हैंडलिंग अलग कर दिया. जब ऐसे सिस्टम में काम होता है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है. डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनी 6 बेसिस. तो 6 कहे हैं, 6 से ज्यादा किए हुए इस पे, नेक्स्ट स्लाइड में भी है. लेट्स सी. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो डेलिबरेटली फॉर्म किया जाता है प्लान्ड मैनर में. देखो फॉर्मल का क्या मतलब है यार, ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो वो एक फॉर्मल तरीके से होगा, ऐसा तो है नहीं इनफॉर्मल तरीके से काम चलता रहेगा. तो डेलिबरेटली फॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है. वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो सकता है विदाउट एनी प्लानिंग. एक भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या हो सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सकता है. कैसे, मान लो सपोज लेट्स से कि एक ऑफिस में ना, ऑफिस में कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ मेंबर्स ने क्या किया, मतलब कुछ एम्प्लॉयज ने क्या किया, वो कहते हैं ना हम ना हर 2 हफ्ते बाद मूवी प्लान करेंगे, मूवी देखने जाएंगे. इसमें मिडिल लेवल के भी, लोअर के भी, टॉप के भी, सारे मिलजुल के कहते हैं कि हम तो मूवी देखने जाएंगे. तो यार स्पॉन्टेनियसली बन गया ना विदाउट एनी प्लानिंग. तो फॉर्मल बेसिस पे नहीं है. या फिर हम मान लो सपोज कोई मैच खेलेंगे तो वो इनफॉर्मल हो गया. पर्पस क्या है इसका? ये पर्पस है कि जो आपका काम है ना उसको सिस्टमेटिकली ढंग से करना और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव करना. वेयर एज इसका पर्पस है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, अपने दिमाग को शांत करना, मेंटल पीस के लिए. साइकोलॉजिकल थिंग है ये. बिहेवियर ऑफ मेंबर, बेसिकली जो बिहेवियर है मेंबर्स का वो मैनेजर्स डिसाइड करते हैं. क्योंकि मैनेजर्स कहेंगे ना कि आपने ये काम करना, मैनेजरियल बिहेवियर, ये उसकी बात चल रही है. बिहेवियर ये नहीं कि रूड मतलब. वेयर एज इस केस में कोई किसी भी मैनेजर का, किसी भी मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता बिहेवियर का. बट हाँ देखो चेक्स एंड बैलेंसेस नाम की एक टर्म होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस. यू नो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि मान लो सपोज हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बनाने दे दी, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी के बारे में बुराइयां की जा रही हैं. तो ऐसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कंपनी चाहेगी कभी भी? तो सेट करना पड़ेगा. कई बार ये होता है ना बॉस लोगों को स्क्रू कसना पड़ता है अपने ऐसे एम्प्लॉइज का जो फालतू में गॉसिपिंग करते हैं. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिप वगैरह हो सकते हैं, रूमर स्प्रेड हो सकता है जो कि किसी ना किसी तरह से नेगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं. उस चीज को लेकर उनका बिहेवियर चेक किया जा सकता है. कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसमें स्केलर चेन यूज होता है और रिटन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है. अब स्केलर चेन आपको समझाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में. तो स्केलर चेन में क्या है, टॉप पे मान लो ए है, बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ एंड पी. तो मान लो एफ ने पी से बात करनी है तो पहले एफ ई के पास जाएगा, फिर डी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर बी के पास, फिर ए के पास, फिर सी एल एम एन ओ यहाँ तक जाएगा. और अगर बहुत इमरजेंसी हो तो गैंग प्लान का यूज हो जाएगा, गैंग प्लान का यूज हो जाएगा इसमें. पर जो इनफॉर्मल है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन किसी भी साइड से आ सकती है. और मूवी देखने गया, मूवी देखने के टाइम पे ये थोड़ा ना होगा मान लो सपोज किसी लोअर वाले बंदे ने बात करनी है मूवी अच्छी है बुरी है रिव्यू देना है, तो पहले वो हायरार्की में जाएगा कि एफ ने मान लो ए को बताना, तो आप तो सीधा भी बता सकते हैं को, सर मूवी बहुत अच्छी थी, कमाल की मूवी थी. ए भी सीधा कह सकता है, इसको मान लो ए ने करनी है पी से बात, तो ए कहेगा हाँ यार मूवी तुमने बहुत अच्छी डिसाइड की थी देखने के लिए. एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. तो इन्फॉर्मेशन, और मोस्टली जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ना ओरल होती है, इसमें रिटर्न होती है, बिकॉज इसमें प्रूफ रखना पड़ता है. ईमेल पे भेजो, देन उसके बाद कोई ना कोई पोस्ट भेजो, रिटर्न में सारी कम्युनिकेशन चलेगी ताकि रिकॉर्ड रहे. इसमें क्या रिकॉर्ड रखना है? स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होता है, ये लंबे समय तक चलता है. वेयरएज इनफॉर्मल जो है वो स्टेबल नहीं है, ये तो प्रेफरेंसेस के बेसिस पे है. 2 हफ्ते के बाद मूवी देखने का प्लान था, नहीं बना जी, नहीं जाएंगे मूवी देखने, फिर क्या होगा? तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है. रूल्स एंड रेगुलेशन, यस एम्प्लॉइज को स्ट्रिक्टली इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. इस केस में यार कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगते. हाँ बस नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए. फ्लो ऑफ अथॉरिटी क्या है? टॉप टू बॉटम है.
टॉप वाला बंदा अथॉरिटी देता रहेगा नीचे वाले बंदों को, नीचे वाला बंदा नहीं टॉप वाले को अथॉरिटी देगा। वेयर इस केस में कोई भी ऐसे किसी भी डायरेक्शन में फ्लो ऑफ अथॉरिटी हो सकती है। लीडरशिप, इसमें बेसिकली जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप, जो बंदा हायर पोस्ट पे होगा वो आपका लीडर होगा, जो आपका मैनेजर होगा वो आपका लीडर होगा। वेयर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में कोई भी बंदा लीडर बन सकता है, चाहे लोअर लेवल का भी बंदा है वो लीडर बन सकता है। मान लो सपोज अब देखो एक मैच है, मैच हुआ, कहते जी हमने मैच खेलना है, क्रिकेट मैच खेलना है, तो क्रिकेट मैच में मान लो सपोज जो नया बिल्कुल वर्कर है, बिल्कुल न्यू है, अब ये तो है नहीं न्यू वर्कर जिसने ज्वाइन किया कंपनी को एकदम से टॉप में आ जाएगा, तो उसको कह दिया तूने कैप्टन बनना है टीम का जी, क्योंकि वो अच्छा खेलता है। तब इसमें उसकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स है वो देखी जा रही है, इसमें ये तो ना देखा जा रहा है कि उसको कितने साल हो गए। नेचर ये रिजिड है, इसको थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल है, वेयर एज दिस इज फ्लेक्सिबल, इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने इंपॉर्टेंस देख लिया ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। अब देखो इसमें ना मैं आपको एक सिंपल से स्कूल के टीचर के एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आप लोग कॉमर्स कर रहे हो, तो बिजनेस स्टडी है तो बिजनेस स्टडी का ही सब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो एचओडी कॉमर्स और बीएसटी सब्जेक्ट टीचर, और यहां पे आ गया स्कूल। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल से रिलेट करके करेंगे, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी बोरिंग। तो वही रिपीटेड चीजें चलती रहेंगी। फर्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो जिसका काम उसी को साथ है, जो बंदा अपने काम में एक्सपर्ट है उस बंदे को उस काम में लगाना चाहिए। अब जिस बंदे ने मान लो बिजनेस स्टडी बहुत साल से पढ़ाया हुआ है, तो वो बंदा बिजनेस स्टडी के लिए क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। इज इट सो और नॉट? ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स है बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक तो टाइम देखो कम लगता है, एफर्ट्स, मोर ओवर जो बंदा है ना और ज्यादा सीखने के लिए क्या रहता है, ईगर रहता है। देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, whom I am answerable। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब है अगर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को काम पे लगाया, ऑर्गेनाइजिंग किया है, तो उस पर्सन को पता होगा कि मेरे को किसको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये लिखा है whom I am answerable to। तो मैनेजरियल हायरार्की जो है वो क्रिएट करनी है किस्म से, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन जो है वो क्रिएट करना है। अब इस केस में देखो जो बिजनेस स्टडी का टीचर होगा वो डायरेक्टली स्कूल के डायरेक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो पहले बिजनेस स्टडी के टीचर अपने कॉमर्स के एचओडी के पास जाएंगे, जो मतलब एक्चुअल में हायरार्की का सीन यही होता है। और एचओडी बाद में डायरेक्टर से क्या करेंगे, बात करेंगे कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो। तो क्लियरिटी होगी वर्किंग रिलेशनशिप में कि आपने काम कैसे करना है, रिपोर्टिंग किसको करनी है, आपको फर्दर रिपोर्टिंग किससे मिलेगी, एंड आपने उनको अपने जो भी रिजल्ट्स है वो फाइनली बताने हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो इसका बेनिफिट ये है जब आप जो सेम स्किल सेट बंदे की काम के लिए चाहिए उस पर्टिकुलर सेम सेट जो स्किल सेट वाला बंदा है काम पे लगाते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जो रिसोर्सेज है उसकी यूटिलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब लेट्स से एक पर्सन है सेल का, दैट पर्सन इज चैंपियन इन सेल। बैंक्स में बहुत होता है ऐसा। तो बैंक में बेसिकली क्या चलता है कि रिसोर्सेज का सेल में बंदा है, मान लो सपोज सेल बहुत एक्सपर्टली करता है, पॉलिसीज बहुत एक्सपर्टली बेचता है, तो वो टाइम कम से कम लगाएगा, क्योंकि बैंक देखो बैंक बहुत ही पैसा लगाता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द डे इफ द पर्टिकुलर पर्सन जो सही बंदा है उस काम के लिए लगाया जाएगा, तो उसका बेनिफिट जो है एट द एंड ऑफ द डे किसको मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। नाउ एडेप्टेशन टू चेंज, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज करता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, हर काम जो है रेगुलरली चेंज हो रहा है। अब मैं इसकी एग्जांपल दूं, अब देखो 2000 आई गेस कोविड से पहले वाला जो बैच 2020 में बिजनेस स्टडी का पेपर नहीं हुआ था, 20 से पहले जो था उस टाइम जो बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस थे वो मतलब इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते थे, कि स्टडी ऑल्दो आती थी बट इतने ज्यादा ना क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। 20 के बाद क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन सीबीएसई ने ज्यादा बढ़ा दिए। ओके, अब अगर क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन बढ़ाए हैं तो वो बंदे को डेफिनेटली
एडेप्टेशन होना चाहिए चेंज के लिए, उसको चेंज क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज जो थी पॉसिबल हो सकती है अगर अच्छा ऑर्गेनाइजिंग हो। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, काम करना बहुत आसान हो जाता है। जिस बंदे को अगर सही काम पे लगाया हुआ है तो एट द एंड ऑफ द डे वो बेनिफिट प्रोवाइड करके देगा। टॉप मैनेजमेंट जो है अपना काम कर सकती है, टॉप मैनेजमेंट को पता है कि मैंने ये बंदा काम पे लगाया हुआ है ना, ये पर्सन जो है काम सही ढंग से करेगा, तभी तभी तो जो है ना वो प्रॉपर पर्सनल देख के करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब मान लो सपोज इसमें मैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करता हूँ। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, मान लो सपोज किसी बंदे को काम मिला, काम मिल गया तो काम करने के बाद क्या होगा, वो पर्सन अपना स्किल सेट यूज करेगा। उसको एक चीज लगेगी कि हाँ यार मेरे को मेरे जो बॉस है उसने काम दिया, एक्स्ट्रा काम दिया है, मोटिवेटेड फील करेगा। वैसे चलो क्या कहना है इसके बारे में, साइकोलॉजिकल चीज हो जाएगी। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला बंदा होगा वो कहेगा कि यस दैट्स गुड फॉर मी, मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। जो नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा वो बंदा तो यही कहेगा कि यार मेरे को इतना काम दे दिया, भर भर के काम दे दिया। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कंपनी की भी एक्सपेंशन है और जो एम्प्लॉई है अल्टीमेटली उसकी भी एक्सपेंशन है, ये भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में काम आ जाता है। और जब स्कूल में ना हमें कुछ एक्स्ट्रा काम मिलता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करने को मिलती है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमने देखी है। तो होपफुली अगर मान लो सपोज आप किसी बैंक में भी जाओ तो बैंक में मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग दिखाता हूँ किस तरह से होती है। स्पेशलाइज जो बंदा कैश में एक्सपर्ट है उसको कैश में कर दिया, जो पर्सन जो है सेल में एक्सपर्ट है सेल में, जो ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है ऑपरेशंस में। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हर जगह पे एट दैट एंड ऑफ द डे हमें क्लियर होता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल है, परवेसिव है। Now, Rutan Limited was reputed computer software company providing unique software all over India. The turnover of the company was very high, resulting in good profits. The chief executive officer Vihan was very strict and disciplined. He specified the boundaries of authority and responsibility. Okay, fine. For achieving organizational goal, there was very systematic coordination among the various activities and specific relationship among various job positions. The company provided facilities like canteen, okay, gym, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, which they could use during rest intervals. अच्छी बात है। These facilities, using these facilities, employees developed friendships and discussed not only their personal, social and emotional issue, but also the official ones. तो कहीं ना ये बात इनफॉर्मल की चल रही है, यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। द जनरल मैनेजर वॉज ऑफ डिफरेंट व्यू, वो कहता नहीं जी अलग व्यू है। वो कहता सीईओ को कि ये चीज होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डाल रही है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंड ये ग्रुपिज्म को एनकरेज कर रही है। और जब भी कोई कंपनी हम कंपनी की पॉलिसीज में चेंज करना चाहेंगे तो जो ग्रुप है ना वो रेजिस्ट करेगा, वो मानेगा नहीं। ही सजेस्टेड दैट दे शुड डू अवे विद दीस फैसिलिटीज, बंद कर दो इसको। सीईओ विहान कहता नहीं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ऐसे सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए। So these interactions among the people at work give rise to network of social relationship. तो अच्छा एक social relationship जो है create होता है among employees and have many benefits. तो काफी सारे benefits मिलते हैं। तो वो कहते हैं identify and explain a type of organization whose existence CEO felt was necessary. तो ये सारी की सारी कहानी informal organization को लेके है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी देखते हैं। देखो पहली बात तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इनफॉर्मल क्रिएट हो जाता है। कैंटीन में जाना, मूवी देखने के लिए जाना, क्रिकेट मैच खेलना, जिम में जाना, तो सारे के सारे क्या करेंगे, मान लो सपोज कैंटीन में चले गए, अब रेस्ट टाइम है तो कैंटीन में 7 8 10 लोग जाके ना बैठ गए, आपस में टेबल लगा के बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, पर्सनल बात भी करेंगे, इमोशनल बात भी करेंगे, कुछ ना कुछ कंपनी के रिलेटेड भी बात कर लेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनी का बेनिफिट है वो हो सकता है। तो एक ऐसा सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉयज जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही क्या कर रहे हैं, ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, जब मान लो सपोज किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक ना स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल जो यूज हो रहा है, इसमें ना जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली मिल सकती है, क्विक फीडबैक की तरह काम करता है। टेबल पे बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे बैठे बात कर ली साथ में, क्विक फीडबैक मिल गया और इससे सोशल नीड्स भी फुलफिल हो रही है। तो मेंबर्स को लगता है कि यार मैं ना इस कंपनी का मतलब इंटेग्रल पार्ट हूँ, ये चीज भी हो सकती है। उसको अपनी अपनी कंपनी लगती है कि यार मेरी कंपनी ने बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव
अगर मान लो सपोज किसी ना किसी तरह से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो वो सारी कमी कौन पूरी कर सकता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वो पूरा कर सकता है। आप इमेजिन करके देखो, अपने आप को उस प्लेस पे बैठा के देखो कि अगर आप काम कर रहे हो और काम करने के टाइम पे सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम करो, नथिंग एल्स, तो यू विल बी जस्ट लाइक अ रोबोट। तो रोबोट जो है वो रोबोट क्या करेगा? बस सुबह उठेगा, काम पे जाएगा, काम खत्म करेगा, घर वापस आ जाएगा। क्या कोई सोशल लाइफ होगी? अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना काम कर लोगे, उसके बाद यू विल बी फेड अप। आप कहोगे यार कहाँ फंस गया मैं। आपकी कोई ना कोई सोशल लाइफ जो है वो भी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना र्यूमर वगैरह बहुत स्प्रेड करता है। बैठ गए जी टेबल पे, यार उसने ना गाड़ी ली, पता कैसे ली? लोन करा के ली, अब लोन दिया नहीं जा रहा। फालतू की दुनिया जहान की जो बातें हैं, र्यूमर्स हैं, गॉसिपिंग है, वो चलती रहती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और सीरियसली बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब भी कोई भी कॉर्पोरेट में काम करो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, तो एक बहुत बड़ा इशू रहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि ग्रुपिज्म बन जाता है। ग्रुपिज्म में गॉसिपिंग चलती रहती है। अपना काम करना नहीं है, दूसरे के बारे में क्या करनी है, यार ये वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये चीज बहुत ज्यादा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद मैनेजमेंट को ये चीज तो पता लगती है कि अगर मान लो सपोज उन्होंने कोई ना कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो ये जो ग्रुप बना हुआ है ना, ये रेजिस्ट जरूर करेगा चेंज को। ये कहेगा कि नहीं जी हम इसको अपोज करते हैं। एंड ये मेंबर्स प्रेशराइज करते हैं कि जो ग्रुप की एक्सपेक्टेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से मैच नहीं करती। ग्रुप अपनी मर्जी से चलता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो क्या कर दिए? साइड पे रख दिए, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के भाड़ में। तो ये डिसएडवांटेजेस जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बन सकते हैं। Now merely allocating work is not enough. Each individual should also know who he takes order from and to whom he is accountable. The above statement is related to one of the steps of organizing process. Identify the steps from the following. इसका आंसर है जी establishing authority and reporting relationship. This is the answer. बट अब इसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पॉइंट आ गया, तो यहीं पे प्रोसेस मैं डिस्कस कर लूंगा, बिकॉज मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे उसको नहीं किया, तो हमें इसमें ही जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो काम को आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे, एंड देन काम को डिवाइड करना। तो एट द एंड ऑफ द डे डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। नाउ डिवीजन ऑफ वर्क में जिस बंदा जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उस पर्सन को उस काम पे लगाओ। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया था, बैंक में आपने देखा होगा कैशियर, देन उसके बाद आरएम जिसको रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। पीबी सेल्स होता है, जैसे मैं एचडीएफसी बैंक का बता रहा हूँ। वेलकम डेस्क, कैशियर को टेलर कहते हैं। एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट बन गया, चेक से रिलेटेड डिपार्टमेंट बन गया। अब आप एक चीज देखो, आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से काम जो है बैंक में और कौन कौन से काम बैंक में, उसके बाद क्या कर दिया? जॉब्स को असाइन कर दिया कि यार इतने सारे काम है और इतने सारे काम को डिवाइड कर दिया। डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाता है। काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक बंदे के ऊपर थोड़ा बर्डन पड़ेगा सारा का सारा। देन उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। लाइक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग, परचेज का डिपार्टमेंट अलग, एचआर का डिपार्टमेंट अलग। तो अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो। अब इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। फंक्शनल सिंगल लाइन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली चलता है, और उस सिंगल लाइन प्रोडक्ट में जैसे मान लो सपोज एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं, XYZ प्रोडक्ट है हमारा, तो XYZ प्रोडक्ट का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? सेल वाले अलग हो गए, परचेज वाले अलग हो गए, प्रोडक्शन वाले अलग हो गए, HR अलग हो गया, उसके बाद मार्केटिंग टीम अलग हो गई। ओके, अब सेल वाले में फर्दर सब सेक्शंस बने होंगे, सब कैटेगरीज होंगी, परचेज वाले में सब कैटेगरीज होंगी,
HR वाले में सब कैटेगरीज होंगी, मार्केटिंग वाले में सब कैटेगरीज होंगी, तो अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू ये डिविजनल स्ट्रक्चर, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में इसमें तो एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी कोई बड़ी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करती है, जैसे मान लो सपोज एप्पल की बात करें, एप्पल का एक प्रोडक्ट छोड़ना है, आईफोन भी है, मैकबुक भी है, एयरपॉड्स भी हैं, तो इसमें आईफोन का अपना अलग से बन गया प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, मैकबुक का अलग से, एयरपॉड्स का अलग से। इसी के अंदर सेल परचेज वगैरह होगी, इसमें भी सेल परचेज वगैरह होगी, इसमें भी सेल परचेज वगैरह होगी, सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन करनी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। जैसे ये डिवीजन ऑफ वर्क किया, तो डिवीजन ऑफ वर्क, अब इसमें कैशियर चाहिए, RM चाहिए, PB सेल चाहिए, वेलकम डेस्क पे चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, चेक वाले के लिए चाहिए, और एक इनके ऊपर बैठा बाऊ भी चाहिए, बैंक मैनेजर, बाऊ के ऊपर बैठा बाऊ चाहिए, क्लस्टर हेड के ऊपर बैठा बाऊ चाहिए, रीजनल हेड। तो बहुत सारी कैटेगरीज है। तो ड्यूटीज असाइन उस तरह से करनी है कि जिसमें स्पेशलाइजेशन हो। ऐसे ही नहीं ना, मतलब एक वैसे ही मजाक में है कि गधों को घोड़ों की रेस में दौड़ा दो, वो काम नहीं करना। जो काम बंदा स्पेशलाइज है उसी बंदे को काम पे लगाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे, मतलब बेसिकली ना ये एक वही बात है ना कि जो डिजर्विंग है उसको लगाओ काम पे और उसको पैसा दो अच्छा। आप कम पैसे के चक्कर में अगर मान लो बंदा ऐसा लगा दोगे जिसका काम भी अच्छा नहीं है, तो दैट विल नॉट बी गुड एट ऑल। नाउ एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एट द एंड ऑफ द डे जब ड्यूटीज असाइन की जाती है, उस बंदे को अथॉरिटी दी जाती है कि तूने ये काम करना है, तो अथॉरिटी के साथ ऑब्वियस सी बात है ना, अकाउंटेबिलिटी भी बन के आती है, रिपोर्टिंग भी करनी है। तो एक जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, मैनेजरियल हायरार्की है, वो क्या होती है, क्रिएट होती है। तो देखा जाता है कि अगर मान लो सपोज काम पूरा हो रहा है, वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा तो उसके रीजंस देखे जाते हैं, क्यों नहीं पूरा हो रहा, क्या कारण है। दिस इज व्हाट द कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज। मेरा मन बताऊं क्या है कि जितने भी आपके बुक में ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गया, प्लानिंग प्रोसेस हो गया, डेलीगेशन का प्रोसेस होगा, जितने भी प्रोसेसेस है उसका एक सेपरेट वीडियो बन जाए, ताकि आपको एक बार पता लग जाए कि यार ये प्रोसेसेस है और इसमें ये काम जो है वो होना है। आई ट्राई जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, होपफुली बना भी दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी वाला तो कोई काम नहीं है। इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क, इसमें कौन सा फ्रेमवर्क आ गया, कोई फ्रेमवर्क नहीं। It enhances the employees job satisfaction and since it gives them a sense of belongingness, पढ़ा था पीछे हमने, तो yes, see, this is the correct answer. तो this is the correct answer, जो कि belongingness ऑर्गेनाइजेशन में अपनी belongingness को प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन, प्रीति started her own cooking channel on YouTube। मेरे को भी काफी टाइम हो गया। As her subscribers increased, she was not in a position to manage everything on her own. She hired Rahul and Riya to help her with filming, editing, lighting and content research. मेरे को तो अभी खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ ही खुद करना पड़ता है। She granted authority to them to operate within prescribed limit. She was thus able to use her time on high priority activities like developing न्यू रेसिपीज एंड कंटेंट डेवलपमेंट। ठीक है, उसने अपना फर्दर ग्रोथ वाला काम जो है वो शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट राहुल एंड रिया वर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। प्रीति वाज नाउ एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड मीट द टारगेट ऑफ अचीविंग अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1 million in 6 months. Great. तो identify the concept of management used by Preeti to focus on objective of her business and meet her targets. So answer is delegation. यहाँ पे delegation कर दिया कि जो भी फिल्मिंग एडिटिंग करनी है, लाइटिंग करनी है, कंटेंट का रिसर्च करना है, वो सारा कौन करेगा, राहुल और रिया करेंगे। आपस में बांट लो काम, तुम करते जाओ। मेरा काम क्या है, मैं नई नई रेसिपीज देखूंगी, मतलब मैं नहीं देखूंगी, प्रीति देखेगी, नई नई रेसिपीज देखूंगी, नए नए कंटेंट डेवलपमेंट करूंगी, ताकि जो उसका यूट्यूब चैनल है वो 6 महीने में कितना रीच कर जाए, 1 million सब्सक्राइबर तक रीच कर दे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ डेलीगेशन क्या है, पहली बात तो है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब है, अब इसी केस स्टडी से देखते हैं। प्रीति को लगता है कि यार सारे काम वो नहीं कर सकती, अब उसका चैनल ग्रो कर रहा है तो उसको हेल्प चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ना, वैसे वैसे काम भी है ना, काम भी उस स्केल से बढ़ना शुरू हो जाता है।
किसी भी यूट्यूबर का अगर देखो आप, तो यूट्यूबर के केस में पहले जो स्टार्टिंग वीडियोस होती है अच्छी क्वालिटी की, ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी, बट वेन एवर जब उनका पीक आता है, जब वो बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो काम को डिवाइड करना शुरू कर देता है, काम को आगे देना शुरू कर देता है, आउटसोर्स करना शुरू कर देता है उस काम को। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होता है? अब रिया एंड राहुल को काम मिल गया, इससे जो प्रीति है वो अपने और जो काम है उस पर ज्यादा फोकस कर सकती है। यह हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जब किसी भी एम्प्लॉय को अथॉरिटी मिलती है, जैसे अब राहुल एंड रिया को मिली, तो अब ये अपना स्किल सेट दिखा सकते हैं, ये नई नई तरीके से एडिटिंग, कंटेंट रिसर्च, जो कि बहुत ज्यादा न्यू हो सकती है, फ्रेश हो सकती है, जो कि प्रीति के लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो उससे क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। अब मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, जब भी किसी एम्प्लॉय को काम मिल गया, प्रीति ने कहा कि तुम मेरा काम करो, दैट मीन किसी ना किसी हिसाब से देखा जाए तो जो प्रीति है वो उनको एक किस्म से मोटिवेशन दे रही है कि ठीक है मैंने बहुत काम किया है, अब आप लोग ये काम करो। तो जब ना काम मिलता है, तो काम मिलने के टाइम पे जो पॉजिटिव बंदे होते हैं वो मोटिवेट भी बहुत होते हैं, वो कहते हैं वाह हमें काम मिल गया फाइनली, दैट मीन्स आई एम डिजर्विंग इनफ कि मेरे को ये काम मिला है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ होती है, क्योंकि देखो अब इसमें वो इस लाइन से समझो, वो कितने का एक्सपेक्टेशन कर रही है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको विजन दिख रहा है कि इससे मेरी ग्रोथ जो है वो हो सकती है। अब बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, इसमें जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गया, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जो काम राहुल रिया को दिया गया है वो काम के बारे में बाद में जो प्रीति है पूछेगी भी, ऐसा नहीं है काम दे दिया और काम दे के खुद करते रहो, उसने कुछ नहीं देखना। नो, जहां पे डेलीगेट किया जाता है बाद में उसको बहुत अकाउंटेबिलिटी भी होती है, चेक भी करना होता है कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली राहुल रिया को काम से निकाल दिया जाएगा, कोई और बंदा ढूंढा जाएगा। पर अगर हो रहा है दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज गुड, प्रीति अपना काम अच्छे से कर रही है, राहुल रिया अपना काम अच्छे से कर रही है, जो कि उसके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और ऑर्गेनाइजेशंस में भी, अलग अलग बिजनेसेस में भी ये सारी चीजें चलती हैं, स्कूल्स में भी ये सब चीज चलती है, अलग अलग ऑफिसेज में ये सारी चीज चलती है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे सेम पॉइंट्स जो है वो सेम ही होते हैं, सारे के सारे पॉइंट सेम है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज लग सकती है और जेन्युइनली प्रैक्टिकली लग सकती है। मैंने फैक्ट्री में भी काम किया है, मतलब अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, फैक्ट्री में भी काम करके देखा तो यहाँ ये जेन्युइनली होता है। तो मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था कि फील्ड पे जाके सीखने को मिलता है तो ज्यादा बेटर है, तो रिलेटिव्स की फैक्ट्री थी वहां पे लगा, खुद ब्रिक किलन में काम करके देखा, ईंटों का भट्टा जो है, इवन बैंक में भी देखा, राइट नाउ आई एम इन स्कूल। तो हर जगह पे जो डेलीगेशन है हर जगह पे सेम है, हर जगह पे सेम पॉइंट्स दिखेंगे हमें। तो कोई भी काम हो कोर सेम ही रहता है। Now Naman and Vineet were childhood friends and both were working in Sunshine Crockery. Naman was working as CEO while Vineet was production manager. They would generally discuss company related issue over lunch time or while traveling together. अगर यहाँ तक देखें तो informal organization की बात चल रही है। The company had recently received an order for supply of 5,000 dinner set from Shaurya Hotels. Okay, it was an unexpected order and would increase the revenue of the company. सही बात है। This order was communicated by Naman to Vineet over intercom. इस लाइन ने चेंज कर दी सारी कहानी, ये ध्यान से देखना। Now Vineet executed the order within the given time period. For this he was appreciated by Naman. The type of communication used by Naman to communicate order to Vineet was. अब ये देखो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे, ऑर्डर कम्युनिकेट कैसे हुआ? ऑर्डर वाज कम्युनिकेटेड बाय नमन टू विनीत ओवर इंटरकॉम। इंटरकॉम इनफॉर्मल में नहीं चलता, इंटरकॉम फॉर्मल में चलता है, ठीक है ना। तो इंटरकॉम ऐसा थोड़ा है कि आपस में घर पे बैठे इंटरकॉम से बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट द केस। सो इंटरकॉम ऑफिस में चलेगा और ऑफिस आ गया तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात चल रही है। इंस्पायर्ड बाय सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, Chief Scientist of Space Rover, a private research group, decided to set some innovative ideas regarding the mission to Chief Scientist of Chandrayaan 3. Okay, Chandrayaan 3 के सक्सेस के बाद कुछ इनोवेटिव आइडियाज देने की बात चल रही है। The Chief Scientist at Space Rover formed 4 groups
for the same. As it was an intellectual activity of thinking rather than doing, मतलब idea ही देना है. These four groups started interacting with each other and friendship developed. On the basis of their interaction and friendship, some members from each group formed entertainment through reading group. तो कुछ कुछ मेंबर्स चार ग्रुप्स में से मिले और अपना एक ग्रुप बना लिया, which showed conformity of in terms of their interest. Entertainment through reading group had no written rules, कोई भी written rule नहीं है, was unstable in form and scope and had no fixed lines of communication. Informal. The members of this group enhanced the morale of each other, enjoyed drinking coffee together, read books, serve different issues for their work areas and provided support to each other. Emotional support दे रहे हैं, psychological, तो ये भी informal की तरफ इशारा कर रहा है. Ultimately, this group developed some innovative ideas which were sent by space rover to the chief scientist of Chandrayaan 3. Through this group was formed for recreation, but it contributed towards fulfillment of organizational objective. तो recreation के लिए भी था, but at the end of the day, जो innovative ideas भेजने को कहे गए थे, वो innovative ideas भी क्या कर दिए, भेज दिए. Now identify and explain the type of organization which emerged as entertainment through reading. तो type of organization informal organization बनी है. State any three advantages of the type of organization identified in A. तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि थोड़ा सा क्विक फीडबैक मिल जाता है, सोशल नीड्स फुलफिल होती हैं, और साथ ही साथ अगर मान लो सपोज कोई इनएडिक्वेसी आती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है. अगर मान लो कोई कमी आती है, इनएडिक्वेसी मींस कमी आ गई कोई. ओके, G20 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया. बताओ कौन सी स्टेट में हुआ था? स्टेट में होता है, यूटी में हुआ था. The government left no stone unturned to make G20 summit a success. Definitely it was a success. At the higher level, the work to be performed was identified and grouped to enable people to work most effectively, okay, together for accomplishing objectives. Fine. This involved building infrastructure, beautification of the city, hospitality, security arrangement, etc. Duties were assigned to different job positions, which led to establishment of clear relationship. Fine. This helped in creating a hierarchical structure and in coordination among all working of the for the summit. Identify and explain the function of management. Organizing की यहाँ पे बात चल रही है कि सही बंदे को सही काम पे लगा दो, इफेक्टिवली काम होना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग. तो पहला क्या काम क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, असाइनिंग ड्यूटीज टू जॉब पोजीशंस and establishing relationship for the purpose of accomplishing objectives. तो पहले काम को आइडेंटिफाई करो, फिर काम को असाइन करो, एंड देन बाद में देखो काम पूरा हो रहा है नहीं, काम को अचीव करना है. तो एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा? आइडेंटिफाई द वर्क. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वर्क, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनका यूज करो. एट द एंड ऑफ द डे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको क्या करो? अचीव करो. तो इसमें गोल क्या था? G20 समिट को क्या करना है? हमने ढंग से ऑर्गेनाइज करना है. तो इसमें ये गोल था, और अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ. Sweets and More is one of India's most popular brand for snacks and sweets. It offers a wide range of sweets, नमकीन, कुकीज, फ्रोजन फूड. मतलब बड़ी कंपनी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है. तो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये. इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स. अब देखो, स्वीट्स का अलग यूनिट है, नमकीन का अलग होगा, कुकीज का अलग है, फ्रोजन फूड का अलग है. ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज, ईच ऑफ दीज यूनिट्स हैव मैनेजर रिस्पॉन्सिबल. हर यूनिट का अपना मैनेजर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस, हैविंग अथॉरिटी ओवर द यूनिट. एक बंदा लगा दिया कि स्वीट्स का तूने देखना है, नमकीन का तूने देखना है अलग ने, कुकीज का तूने, और फ्रोजन फूड का तूने देखना. मोर ओवर ईच ऑफ दीज यूनिट इज मल्टी फंक्शनल एज विद इन ईच यूनिट. मतलब उस यूनिट में भी अलग अलग तरह के फंक्शंस होते थे, जैसे प्रोडक्शन का अलग, सेल का अलग, मार्केटिंग का अलग. डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा आर परफॉर्म. मतलब एक ही प्रोडक्ट में एक मैनेजर और उसके अंडर भी मल्टी फंक्शन चल रहे हैं. थ्रू दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट. ऑब्वियस है ना, अब स्वीट्स में भी ये सब कुछ चल रहा है, नमकीन में भी, कुकीज में भी, फ्रोजन में भी. तो आपके देखो कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितने बंदे चाहिए, तो कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, और डुप्लीकेशन होगी एक्टिविटीज का. बट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. अलग, बट इससे परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस
कैसा चल रहा है। एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज बिजनेस यूनिट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्वीट एंड मोर, आपको बता दिया था, ये डिविजनल स्ट्रक्चर की बात चल रही है। स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस, इसमें भर भर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, देख लो क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखो द थिंग इज कि इससे क्या होगा, जो एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। अब एक बंदा, एक मैनेजर है जो डिवीजन हेड बनाया, मान लो सपोज स्वीट्स का बनाया था डिवीजन हेड्स, स्वीट्स थी ना, चेक करते हैं, हाँ स्वीट्स थी, तो स्वीट्स का डिविजनल हेड है। अब उस डिविजनल हेड ने देखो कितने काम देखना है, प्रोडक्शन वाला भी देखना है, सेल वाला भी देखना है, मार्केटिंग वाला भी देखना है, एचआर वाला भी देखना है, क्योंकि मल्टी फंक्शनल है। तो वो कितना एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको कितने सारे काम पता लग जाएंगे। दिस इज बिकॉज ही गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हर फंक्शन प्रोडक्ट के बारे में वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्टीज कर लेगा। Second, it promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous units and lead to faster decision making. हर प्रोडक्ट अपना काम कर रहा है, हर प्रोडक्ट के अपने मल्टी फंक्शन है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट होती है, डिसीजन मेकिंग को क्या, क्योंकि स्वीट्स वाले ने नमकीन वाले में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी, नमकीन वाले ने मान लो जो और कोई प्रोडक्ट है उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर मान लो सपोज कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहती है तो वो इजीली कर सकती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो तभी होगा, इजी कैसे कर देगी, आपको किसी प्रोडक्ट में दखल अंदाजी नहीं करनी। स्वीट्स वाला अपना काम कर रहा है, नमकीन वाला अलग काम कर रहा है अपना, फ्रोजन वाला अलग से काम कर रहा है, ठीक है। काम कौन सा करना है, मान लो सपोज इसमें कुछ एड ऑन कर दिया, नया फास्ट फूड का एड ऑन कर दिया मान लो, तो फास्ट फूड वाले का अलग से डिवीजन बना दो, आपको क्या सिरदर्दी है उसमें। ना 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। कंफ्लिक्ट हो सकती है, क्यों कंफ्लिक्ट हो सकती है, अगर रिसोर्सेज कम ज्यादा एलोकेट करती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर जो डिवीजन होगा ना, हर डिवीजन जो हर प्रोडक्ट वाला होगा वो चाहेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट मैक्सिमम बिके, मेरा काम अच्छा होना चाहिए, मेरा काम अच्छा होगा तो उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ जो इंडिविजुअल गोल्स है वो भी फुलफिल होंगे। तो अगर मान लो स्वीट्स को ज्यादा एलोकेट कर दिया, नमकीन को कम एलोकेट कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर के दिमाग में रहेगा यार मेरे को तो रिसोर्सेज ही कम दिए। फिर अगर मान लो पैसा कम हुआ कमाया तो कहेंगे हमें तो आपने रिसोर्सेज नहीं दिए थे, हमें आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, स्वीट्स वालों को प्रेफरेंस दिया, इसी की वजह से स्वीट्स वाले पैसा ज्यादा कमा गए। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में जब मैनेजर्स को सारी अथॉरिटी दी जाती है ना हर एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए, तो कई बार क्या होता है ना, मैनेजर के दिमाग में वो पावर चढ़ जाती है और वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग पड़ता है। एंड देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को क्या करे, इग्नोर करे, पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ अगर पॉसिबिलिटी होती है तो अगर प्रॉब्लम है तो दवाई भी तो होगी ना, दवाई फिर उसके ऊपर बैठे हुए बंदे देखेंगे कि हाँ भाई तू ये क्या काम कर रहा है, इसको सही कर, सही कर, नहीं तो नहीं करता तो उठा ले बोरी बिस्तर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेवलप्स एम्प्लॉइज, बिल्कुल करता है, मोटिवेट देम एंड फैसिलिटेट ग्रोथ। एम्प्लॉय को कैसे डेवलप करता है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपना टैलेंट को शोकेस कर सकता है, नई नई स्किल्स को डेवलप करता है, कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली कर सकता है, तो बेटर फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं। डेलीगेशन मोटिवेट एम्प्लॉयज, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो एक किस्म से सेल्फ एस्टीम आती है, तो सेल्फ एस्टीम आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसको एनकरेजमेंट होगी, वो कहेगा कि मैं अपने काम को फर्दर इंप्रूव करूं। पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो करते हैं, नेगेटिव वाले तो कहते हैं मैं तो करूंगा नहीं करूंगा, दूसरे को भी नहीं मैंने करने देना। ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत भरे बड़े लोग, पर हमने क्या बनना है, हमने अच्छा बनना है। और डेलीगेशन फैसिलिटेट्स ग्रोथ, डेलीगेशन ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, एक्सपेंशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि एक वर्कफोर्स जो है ना रेडी हो जाती है। अब अगर मान लो सपोज किसी बंदे को काम मिला और उसने काम अच्छा किया, तो ना ओनर्स के माइंड में, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके माइंड में रहता है कि यार ये बंदे ने काम सही किया था, अगर इस बंदे ने काम सही किया तो इसमें क्वालिटी है, तो मेरे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है। और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज तो भाई सच में काम अच्छा करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है
जो कि डिजाइन किया जाता है मैनेजमेंट टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क एंड क्लियरली स्पेसिफाई द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फॉर्मली क्रिएट किए जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है। मान लो सपोज स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, या अभी रिसेंटली अपने स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, स्पोर्ट्स डे हुआ हमारे स्कूल में, 2 दिन का स्पोर्ट्स डे था, जूनियर्स का और सीनियर्स का। तो उसमें एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, एक कमेटी क्रिएट की गई। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में उस कमेटी को अलग अलग काम जो थे वो प्रोवाइड कर दिए गए, और जब उस काम को प्रोवाइड किया गया तो उनको कहा कि आपने इन काम को, पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करना है। डिफाइन थी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज का डिफाइन था। नाउ एडवांटेजेस क्या है? इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। जैसे मेरे को काम दे दिया था कि आपने हाई जंप करानी है, तो ठीक है जी, मेरे को मिल गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजी था, मैंने हाई जंप कराई, रिजल्ट दिए, मेरा काम वहां पे डन हो गया। नाउ इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मेरे को अगर हाई जंप कराने को मिला, कोई और बंदा आया नहीं वहां पे, मैं खुद ही करा रहा हूँ, इजी था वो, ना कोई इंटरफेरेंस हुई, जल्दी से जल्दी कंपटीशन कराया एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। इट मेंटेन्स यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड होती है जब भी ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो एक जगह से हमें एक कमांड जो है वो मिलती है। ओके, अलग अलग मल्टीपल जगह से नहीं कमांड मिलती, एक कमांडिंग ऑफिसर है, वो कमांडिंग ऑफिसर जैसे जैसे कही जा रहे थे वैसे वैसे सारी चीजें थी चल रही थी। Now it leads to accomplishment of goals by providing a framework for operations to be performed। ठीक है ना, कि गोल्स को एक फ्रेमवर्क मिल गया हमें कि इस टाइम में इतने रिसोर्सेस से हमें काम कंप्लीट करना है। Now it provides stability of the organization because there are specific rules to guide behavior of employees। At the end of the day formal organization में क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं जिससे जो एम्प्लॉयज के बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाता है, मैनेजर्स उसको कंट्रोल करते हैं, तो वो एक स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। 19 क्वेश्चन, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द आंसर। सबऑर्डिनेट ने अपने काम को प्रॉपरली क्या करना है, परफॉर्म करना है। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, बड़ा दिमाग खाया था इस पेंडेमिक ने, employees of almost all companies were working online from their home, even teachers भी कर रहे थे। In 2022 when most of the companies called them back to their office and started working offline, Teddy Software Limited still asked their employees to work from home. Because of this, employees of Teddy Software Limited were feeling bored and hence for recreation they formed a cricket club. They started meeting every Saturday and Sunday on a ground near their office building. स्टेट एंड कौन सी बनी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी, कर चुके हैं इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Now voltage fluctuations have been common and quite high in India। बहुत है, सच में बहुत प्रॉब्लम है ये, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। पंजाबी जो कहते कुंडियां भी बहुत पाते हैं, कुंडियां भी पाते मतलब तार लगा के चोरी करते हैं बिजली की, तो उस वजह से भी जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, तो दे हार्म आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड इवन एयर कंडीशनर्स, often leaving them in a permanently damaged condition. N-Guard company decided to manufacture stabilizers for North India, where the voltage fluctuation ranges from 220 to 230. Once the demand for the North India was taken care of, they decided to launch stabilizers of varying voltages from 90 to 260 for meeting the requirements of voltage fluctuation in other regions of India also. Fine. 3 engineers were appointed for South, West and East regions of India, as voltage was different in all 3 regions. Through all engineers were appointed to manufacture stabilizers, but the product differed from region to region. तो डिफरेंशिएशन तो था, बट बनाना क्या था, स्टेबलाइजर्स ही बनाने थे, सिंगल लाइन प्रोडक्ट है। नाउ आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ N-Guard कंपनी। दिस इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने अब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखने हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पहली बात तो है एडवांटेजेस में आएगा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। अब उसमें अब जो 3 इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या करना था, उन्होंने स्टेबलाइजर्स बनाने थे।
Okay, now it promotes control and coordination within the department because of similarity in the task being performed. तो एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चलता है बिकॉज सेम टास्क जो है आपको परफॉर्म करना है. इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक टास्क को बार बार कंप्लीट करते हैं तो वो एक किस्म से जो स्पेशलाइजेशन है वो क्रिएट हो जाता है. हम जल्दी से जल्दी काम को कंप्लीट कर सकते हैं और उसका एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा. ये कॉस्ट को लोअर करती है बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट खत्म हो जाता है. बिकॉज आप एक चीज देखो, अगर मान लो सपोज एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल फंक्शंस जब परफॉर्म हो रहे हैं तो वो एक ही टाइम पे चल रहा है. जैसे प्रोडक्ट वाला है, सेल वाला है, परचेज वाला है. ओके, बार बार रेपिटेडली नहीं अलग अलग बनाएंगे. जैसे अब जब डिविजनल हमने पढ़ा था, डिविजनल में क्या था? हर प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस थे तो उसमें जो कॉस्ट वो थी वो ज्यादा ही हो रही थी बिकॉज एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे थे. इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर बिकॉज लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स चाहिए, एक ही काम करना है. एंड इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन. अलग अलग फंक्शन को अलग अलग अटेंशन मिलता है. डिविजनल में ऐसा नहीं था. डिविजनल में क्या था? एक प्रोडक्ट में अलग अलग फंक्शंस थे तो उस पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो था वो ध्यान दिया जाता था. इसमें अलग अलग फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन का फंक्शन हो गया, सेल का फंक्शन हो गया, तो अगर प्रोडक्शन के फंक्शन पे ध्यान देना है तो स्पेसिफिकली प्रोडक्शन के फंक्शन पे ही ध्यान दिया जाएगा. सेल के फंक्शन पे ध्यान देना है तो सेल के फंक्शन पे ध्यान दिया जाएगा. टू लिमिटेशंस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं. क्रिएशन ऑफ फंक्शनल एम्पायर्स वेयर लेस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड. जो भी फंक्शनल हेड बनेगा वो अपने ही चलाने की सोचेगा. एट द एंड ऑफ द डे वो कहेगा कि यार मेरी देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को छोड़ो, मैं जो हूं मैं ही बॉस हूं. प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन बिकॉज अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या पता प्रोडक्शन वाले की सेल वाले से ना बनती हो गया जी, पै गया पवाड़ा. तो ये दिक्कत. इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज. अब मान लो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वाले में इन्वेंट्री वाले हैं, स्टोर वाले हैं, इनकी आपस में नहीं बनती तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स. या फिर मान लो सपोज प्रोडक्शन वाले की सेल वाले से नहीं बनती, ऐसा भी कुछ ना कुछ दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में हो सकती है, अपने डिपार्टमेंट में नहीं बन रही. इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद द सेम स्किल एंड नॉलेज में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव. ये भी हो सकता है. हाँ, जेन्युइनली है. जब बार बार एक चीज करते रहे ना तो फिर वही होता है कि यार क्या ही है, क्या ही इसमें सीखे, कितना कुछ किया हुआ है. बट हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कोप जो है वो निकल जाता है नई चीज सीखने का. तो ये कुछ लिमिटेशंस जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो. अथॉरिटी फ्लो होती है डाउनवर्ड, सुपीरियर वाला अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है. वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है. पावर ऊपर वाला बंदा देगा नीचे वाले बंदे को, रिस्पॉन्सिबल नीचे वाला बंदा होगा ऊपर वाले बंदे के लिए. तो ऐसे फ्लो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. मीनिंग के बेसिस पे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब? इट इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क. ऑब्लिगेशन मतलब करना ही करना है इस काम को. वेयर एज अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइनमेंट, असाइन टास्क. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसर देना, आंसरेबल, कि काम दिया था, ये काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. जैसे मान लो किसी ना सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को काम दे दिया. अब सबऑर्डिनेट ने काम नहीं किया, उसको बुखार चढ़ गया, काम नहीं किया. अब पहले तो जी क्लास लगेगी किसकी? सबऑर्डिनेट की. किससे क्लास लगेगी? सुपीरियर से, कि तूने काम नहीं किया. फिर जो सुपीरियर होगा उसका जो ऊपर सुपीरियर होगा उसकी क्लास उससे लगेगी. तो आंसरेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, तो वो अकाउंटेबिलिटी का पार्ट बनता है. Distinguish between functional and divisional structure on the basis of following points. तो 3 पॉइंट के बेसिस पे ही है. तो पहला है कोऑर्डिनेशन, दूसरा है मैनेजरियल डेवलपमेंट, तीसरा है कॉस्ट. इसमें कोऑर्डिनेशन जो है एज कंपेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर लेस होती है. ओके, बिकॉज जो डिविजनल वाले होते हैं ज्यादा प्रोडक्ट करते हैं, ये तो सिंगल प्रोडक्ट में भी अपना काम करता जाता है. इसमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए because all activities related to one product are in one department only. एक प्रोडक्ट की एक डिपार्टमेंट में काम होगा. मैनेजरियल डेवलपमेंट, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड होती है, ऑटोनॉमी कम मिलती है इसमें, पर इसमें ऑटोनॉमी भर भर के मिलती है.
बिकॉज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक मैनेजर जो है वो मल्टीपल फंक्शंस को देख रहा है। तो वो जो हमने स्वीट्स वाली, नमकीन वाली, फ्रोजन फूड वाली कंपनी के बारे में देखा था, तो एक मैनेजर ने सेल वाले को भी देखा एक प्रोडक्ट में, जैसे स्वीट्स वाला था, सेल वाले को भी देखा, परचेज वाले को भी देखा, तो अलग अलग देखे। कॉस्ट ये इकोनॉमिकल है, डेफिनेटली छोटी कंपनीज में इकोनॉमिकल रहेगा, बट ये ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत ज्यादा है, कॉस्टली पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, बहुत सारा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो होगा। eSolution Limited started its operation in the year 2000. At the time of its inception, the company had only 10 employees with two departments, a production department and an administration department, decentralization. The products supplied and the services provided by the company started gaining popularity over the years. The management had faith in the abilities of the employees and thus they allowed them freedom of action. The management recognized that decision makers at different level of the organization need to be given more autonomy. तो decentralization की बात चल रही है. They took a policy decision that there will be less control of supervisor over subordinate. This increased the role of subordinates in the organization and now they were in a position to take numerous as well as important decisions. As a result, its business has diversified into many areas. Presently, it has operations throughout the country with 7 branches overseas. Its organization structure has now changed into divisional structure, मतलब multiple products वाला बन गया। 10,000 people are working within the company, अच्छी खासी कंपनी बन गई solution। तो identify the concept of management which helped the company to diversify into many areas and branches abroad। तो ये decentralization है, और अब decentralization के हमने advantages देखने हैं, importance देखनी है, सॉरी। पहली बात तो it develops initiatives among subordinate। जब आप subordinate को power दोगे, एक तो वो मोटिवेटेड फील होगा, और जब मोटिवेटेड फील होगा तो कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लेगा ना, उसको लगेगा कि यार मेरे बॉस ने मेरे को पावर दे दी है, पावर का यूटिलाइजेशन भी सही ढंग से किया जाए। इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब आपके पास एक ऐसी वर्कफोर्स क्रिएट हो जाएगी, जब आप ना, अब अगर आप सारा काम खुद ही करी जाओगे, आप खुद सोचो सारा काम खुद ही करी गए, तो दूसरे बंदे का डेवलपमेंट कैसे होगा? दूसरे बंदे का भी डेवलपमेंट कब होगा? जब आप उसको मौका दोगे। अगर मौका नहीं दोगे तो कहां से डेवलपमेंट करा दोगे? तो मौका देना पड़ेगा डेवलपमेंट करने के लिए। हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। जब आपने ऑटोनॉमी दे दी है, डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो वो पर्टिकुलर बंदा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डिसीजन जल्दी ले सकता है। अब टॉप वाला बंदा है, मान लो एक ओनर है, एक ओनर को मान लो कहो कि यार हर जगह पे तू ना काम कर ले, वो पागल हो जाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा जल्दी। अब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड बना दिए, तो वो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का काम देखना है ना, अपने डिपार्टमेंट का काम देखेंगे, ओनर को बताएंगे कि ये चीजें हैं जी, ये सब कुछ है। तो एक तो मैनेजरियल हायरार्की बन गई, और एक टाइम जो है वो कम से कम लगा, तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, और इससे जो टॉप मैनेजमेंट है उसको रिलीफ मिलेगा। टॉप मैनेजमेंट क्या कहेगा? टॉप मैनेजमेंट कहेगा मैं और भी काम देख लूंगा इसी बहाने। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को भी फैसिलिटेट करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काम जो है जल्दी होगा, क्विकली होगा, वर्कफोर्स अच्छी क्रिएट हो जाएगी, स्किल डेवलप हो जाएगा, एंड इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल। कंट्रोलिंग भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि कंट्रोलिंग बेटर क्यों होगी? टॉप लेवल वाले पूछेंगे भी प्लान्ड और एक्चुअल में, तो वहीं पे प्लान्ड और एक्चुअल देखा जाएगा ना, कि मान लो सपोज प्लान्ड का आ गया था कि आपने अपने डिपार्टमेंट का ये काम करना है, सेल वालों ने कहा था कि हम ना 1000 यूनिट को सेल करेंगे रोज की, ओके, हुई मान लो सपोज 800, तो वो 800 की हुई है, पूछा जाएगा उससे या नहीं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मीटिंग जब होगी तो उसमें डिसाइड किया जाएगा। तो एक कंट्रोलिंग जो है बेटर हो जाती है, क्योंकि अब इसमें जो सेल डिपार्टमेंट का हेड होगा वो देखेगा, वो कहेगा कि यार ये प्रॉब्लम्स थी, वो इन्फॉर्म कर देगा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। Roasted Coffee Corporation is a coffee house chain operating in 7 states of India. Through its effective organizational structure, it has grown despite pressure from competitors in the national market. The company has purchase and production department
supply chain management and logistical department, brand management and sales department. This structure has facilitated operational efficiency as employees became specialists within their own realms of expertise. They could be imparted specialized training as the focus was on limited range of skills. Identify the organized structure of roasted, ये functional structure है जो हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं. अब इसमें रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन कॉफी हाउस चेन है, तो यूजुअली सिंगल प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, हर बंदा अपने अपने काम को कर रहा है, हर बंदा अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट बन रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है इसका. उनको अगर ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग देने के लिए भी कम से कम पैसा लगेगा क्योंकि लिमिटेड स्किल सेट्स पे बात चल रही है. तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो गया पहला, तो ये आ गया एडवांटेज. दूसरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म, बहुत जल्दी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो सकता है. Now different function would be getting due attention. जैसे अब ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को अलग से अटेंशन मिलेगा, प्रोडक्शन एंड परचेज को अलग से अटेंशन मिलेगा, सप्लाई चेन को अलग से, ब्रांड मैनेजमेंट को अलग से मिलेगा. एंड देन लोअर कॉस्ट बिकॉज ऑफ मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो है ही नहीं, एक प्रोडक्ट की बात चल रही है और एक प्रोडक्ट ही जो है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट पे बंदे लगे हुए हैं, ट्रेनिंग का पैसा कम लग रहा है. These are the few points. Kavita Ghai was the MD of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it by all by herself. Moreover, her objective is to open more branches of the, मतलब इसका अपना कुछ ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात चल रही है, डिफरेंट प्लेसेस. शी अपॉइंटेड निखिल गुप्ता एज जनरल मैनेजर ऑफ हेल्दी किचन लखनऊ एंड गेव हिम द राइट टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. जितना पावर है उतना पावर दिया, अथॉरिटी दे दी, डेलीगेशन की बात है. फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट शी ऑल्सो गेव हिम अथॉरिटी टू हायर एंड ट्रेन द स्टाफ एज पर द रिक्वायरमेंट्स. Kavita Ghai was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open other branches of the restaurant in Agra and Kanpur also. Identify the concept followed by Kavita Ghai which helped her to open the new branches of the restaurant. तो आंसर क्या है? Delegation of authority. We have to explain briefly the 2 points of importance. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन, रिया और राहुल वाले पॉइंट्स पे हमने कर लिया था. फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये हम पढ़ चुके थे. वन ऑफ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज एट व्हाट लेवल आर डिसीजंस मेड. Decision making authority in an organization can be pushed down to the lower levels or it may lie with the top management. However, it is not an either or concept. When an organization grows in size or complexity, there is a tendency towards sharing decision making authority with the lower levels. This is because in large organization, employees who are closely involved with certain operations tends to have more knowledge about them than the top management. तो decentralization की बात है इसमें. डिसेंट्रलाइजेशन ही हुआ क्योंकि जब भी ग्रोथ होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज बनती है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज में सारी पावर टॉप मैनेजमेंट अपने पास नहीं रखता, कुछ ना कुछ लोअर वाले के पास भी जो पावर्स है वो डिवाइड की जाती है. तो हमें इसकी अब इंपॉर्टेंस देखनी है. इंपॉर्टेंस क्या है? ना पहली बात तो इट गिव रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के सिर पे जो ना हर टाइम से वही टेंशन रहती है, मेरे को इतना काम रहता है मेरा, तो अब टॉप मैनेजमेंट वाला कहेगा कि यार मैं और इम्पोर्टेंट काम देखता हूँ, पॉलिसी मेकिंग पे जाता हूँ, तो ये छोटे मोटे डिसीजन जो है वो तुम लोग देख लो. नाउ इट डेवलप्स इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट. अब सबऑर्डिनेट्स अपने आइडियाज देते हैं, अब उनके आइडियाज होंगे तो इनिशिएटिव जो है परफॉर्म. अब व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट. उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो डेफिनेटली क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो कि जो पॉसिबल है ही है. इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट. फ्यूचर के लिए हमें मैनेजरियल टैलेंट मिल जाता है, फ्यूचर के लिए हमें पता लग जाता है यार ये बंदा ना, इसको हम अब प्रमोट कर सकते हैं. प्रमोशन ऐसी ही होती है, बिल्कुल ही लोअर लेवल से जाके फिर हम टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं. रतन टाटा जी भी
देखा जाए तो देखो इतनी बड़ी कंपनी, फैमिली की कंपनी थी, बट स्टिल बहुत ही छोटे लेवल से काम कर करके ऐसे जो डिसीजन मेकिंग ग्रोथ है ना, ऐसे स्किल्स जो है इंक्रीज होते हैं। आपको एकदम से टॉप पे बिठा दिया जाए, लोअर लेवल का आपको काम नहीं पता, आप डेफिनेटली क्रैश करोगे करोगे। Now it facilitates growth by fostering competition amongst the departments. तो हर डिपार्टमेंट चाहेगा ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दूं, तो एक किस्म से हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ना इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन, हर डिपार्टमेंट के पास अपने अपने जो अथॉरिटीज है, डिसीजन मेकिंग पावर्स है, तो डिसीजन जल्दी लिया जाएगा। There are also less chances of information getting distorted as it does not have to go through many levels. तो अपने ही लेवल पे काम करना है। तो बताऊं, एक गेम चलती है, मान लो सपोज आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, किसी को कोई बात बता रहे हो, तो होता क्या है कि मैंने मान लो सपोज किसी के कान में कोई बात की, अब वो बंदा अगर दूसरे बंदे के कान में बात कहेगा, तीसरे के कान में कहेगा, तो वो बात का कुछ ना कुछ बन जाता है, उल्टा ही मतलब निकल जाता है। तो डिस्टॉर्शन होने की चांसेस, डिस्टॉर्टेड नहीं होगी। इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल by evaluating performances at each level of management. The departments can be held accountable for their results. अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जैसे अब बोर्ड के जब पेपर होते हैं ना, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, बोर्ड के पेपर होते हैं जब, तो बोर्ड के पेपर्स के बाद क्या होता होगा, मीटिंग्स होती होगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पूछा जाएगा। जैसे अब साइंसेस का हो गया, कॉमर्स का हो गया, ह्यूमैनिटीज का हो गया। हाँ जी, साइंसेस वाले बोलेंगे हमारे इतने बच्चे पास है, इतने बच्चे फेल है, इतने 90% है, इतने डिस्टिंक्शन में आए हैं। कॉमर्स वाले कहेंगे ये है वो है, ह्यूमैनिटीज वाले कहेंगे ये सारा कुछ है। तो बेटर कंट्रोल हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी पूछी जाएगी, हाँ जी नंबर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, क्या रीजन था। बच्चे भी बहुत बड़ा रीजन होता है, पढ़ना है, नंबर अच्छे लेने हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। इतने सारे क्वेश्चंस में से ना मेजोरिटी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, मेजोरिटी चैप्टर। We have tried level best कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो जाए। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर थोड़ा लंबा चल जाता है, वन शॉट है। होपफुली वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर जरूर कर देना, शेयर मैक्सिमम को कर लो, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।